डीएलएड सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन आप सबका। अपन सप्तम प्रश्न पत्र संस्कृत शिक्षण आज इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें इकाई 2, इकाई 1 और इकाई 2 के वीडियोस हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणम इस यूनिट का नाम है। इसका अध्ययन करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर, संस्कृत भाषा शिक्षणम। तो आप अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देवें, सब्सक्राइब कर देवें और अपने मित्रों तक शेयर कर देवें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत शिक्षणस्य विधयः कति भवन्ति। संस्कृत शिक्षण की कितनी विधियां हैं? तो देखो, संस्कृत शिक्षणस्य विधयः द्वयो भागयो विभक्तुः। 2 भाग में अपन विभक्त कर सकते हैं संस्कृत शिक्षण विधियों को। एक तो पारंपरिक विधेय, एक आधुनिक विधेय। एक पारंपरिक विधि और एक आधुनिक विधि। तो आप याद कर लें, संस्कृत शिक्षण की 2 विधियां हैं, पारंपरिक विधि, आधुनिक विधेय। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पारंपरिक विधेय कति सन्ति तेषां नामानि कानि सन्ति ही। पारंपरिक विधियां कितनी हैं, उनके नाम बताइए, उनके नाम लिखिए। पारंपरिक विधेय त्रय सन्ति, 3 विधियां हैं पारंपरिक, जैसे व्याकरण विधि, भंडारकर विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। ये 3 विधियां पारंपरिक विधियों के अंतर्गत आती है। याद कर लेंगे आप, पारंपरिक विधि और आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि में 3 हैं, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तीसरी आती है क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक विधि नाम कानि नामानि सन्ति। आधुनिक विधियों के कितने नाम हैं, लिखिए। आधुनिक विधेय चत्वारि सन्ति यथा। आधुनिक विधियों के 4 हैं। आधुनिक विधियां 4 प्रकार की है और उनके नाम हैं भाषा अनुवाद विधि, दंडान्वय खंडान्वय विधि, आगमन निगमन विधि, हर्बर्ट विधि। 4 विधियां हैं आधुनिक विधि, भाषा अनुवाद विधि, दंडान्वय खंडान्वय विधि, आगमन निगमन विधि और हर्बर्टीय विधि। क्वेश्चन नंबर 4, निदानात्मक परीक्षणम किम कथ्यते। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? देखो, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो इसका उत्तर है, निदानात्मक परीक्षणे विद्यार्थिनां दुर्बलतायात् ज्ञानं कृत्वा तेषां कारणम् अन्विष्यते। निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों के दुर्बल जो ज्ञान है, कमज़ोर जिस बच्चा जिस ज्ञान में है, उसके कारण का अन्वेषण किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। उसका जो बालक जिस क्षेत्र में कमज़ोर है, उस बालक का इसमें अन्वेषण किया जाता है, पता लगा करके उसका निदान किया जाता है। यानी कि इसमें पता लगाते अन्वेषित किया जाता है कि उस बालक की दुर्बलता किस क्षेत्र में है। तो निदानात्मक परीक्षणे विद्यार्थिनां दुर्बलतायाः ज्ञानं कृत्वा तेषां कारणम् अन्विष्यते। निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों की दुर्बलता का ज्ञान करके उसके कारण का अन्वेषण किया जाता है, पता लगाया जाता है। ये है 4 प्रश्न, इसको भी इसमें से निदानात्मक परीक्षण, अपनी संस्कृत शिक्षण की विधियां, ये याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उपचारात्मक शिक्षणम किम कथ्यते। यस्मिन् शिक्षणे छात्राणां न्यूनताया कारणं ज्ञात्वा तेषां निराकरणाय शिक्षणं क्रियते तत् उपचारात्मक शिक्षणं कथ्यते है। वो था निदानात्मक शिक्षण, ये है उपचारात्मक शिक्षण। जब उस बालक का हमें पता चल गया कि बालक किस क्षेत्र में कमज़ोर है, उसका अन्वेषण हो गया, उसके बाद इस उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, उसका निराकरण के लिए उपचार किया जाता है। यस्मिन् शिक्षणे, इस शिक्षण में छात्रों की न्यूनता का कारण जान करके उनके निराकरण के लिए शिक्षण करवाया जाता है, तत् उपचारात्मक शिक्षणम कथ्यते। यानी कि निदानात्मक शिक्षण में तो बालक का अन्वेषण किया जाता है किस क्षेत्र में वो बालक कमज़ोर है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण में हम उस बालक का
जो निराकरण करते हैं कि भाई किस क्षेत्र में वो बालक कमजोर है, उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्प प्राणाम वर्णानाम परिभाषाम किमस्ति। अल्प प्राण के वर्णों की परिभाषा बताइए। अल्प प्राण नाम से स्पष्ट है, जिसमें अल्प प्राण एक होता है महाप्राण, यानी येषाम एषां वर्णानाम उच्चारणेन प्राणवायु अल्पमात्रायां व्यय भवति ते अल्प प्राणः कथ्यते। यानी कि ऐसे वर्णों में जिनके उच्चारण में प्राणवायु अल्प मात्रा में खर्च होती है, कम मात्रा में जहाँ खर्च होती है, अल्प मात्रा में जब हमारी प्राणवायु काम आती है तो वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे इन वर्णों को, जैसे प्रथम स्थान, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है, जैसे क, ख, ग, ग, अंग, इसमें से जो है ना प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण अल्प प्राण में माने जाते हैं, और उसके साथ अंतस जो वर्ण हैं ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण वर्णा कति भवन्ति। तो ऐसाम वर्णानानाम उच्चारणे प्राणवायु आवश्यकता अधिका भवति ते महाप्राण वर्णा कथ्यन्ते। यानी ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में प्राणवायु की आवश्यकता अधिक होती है वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। वर्णानाम द्वितीय, उन वर्णों में हम द्वितीय ले सकते हैं, चतुर्थ ले सकते हैं, और उष्म वर्णस्य महाप्राण भवन्ति। उष्म वर्ण में स जो है ना ये हैं, इनमें ये महाप्राण में आते हैं, द्वितीय वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न, परस्मैपदी धातूनाम सर्वप्रथमे केसाम लकाराणाम शिक्षणम भवेत्। परस्मैपदी की धातु में सर्वप्रथम किस प्रकार के लकारों का शिक्षण करवाया जाता है? तो परस्मैपदी धातूनाम सर्वप्रथमे लट लोट लंग विधिलिंग लकाराणाम प्रयोगः भवेत्। तत्पश्चात लिट लकारस्य रूपाणाम शिक्षणम भवेत्। परस्मैपदी की धातु में सर्वप्रथम लट लोट लंग और विधिलिंग लकारों का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद लिट लकार के रूपों का से शिक्षण करवाया जाता है। आगे आता है 9वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट। खंडान्वय दंडान्वय विद्यो समीक्षाम कुरुतः। खंडान्वय और दंडान्वय विधि की समीक्षा कीजिए। दंडान्वय विधो पद्यस्य अर्थावबोधने पद्ये प्रयुक्ता नाम पदानाम निश्चित क्रमेण व्यवस्थापनम जायते। दंडान्वय विधि में पद्य के अर्थबोध को पद्य में प्रयुक्त पदों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जबकि खंडान्वय विधे पद्यस्य विभिन्न खंडान कृत्वा प्रत्येकम खंडस्य भावम प्रश्नोत्तर विधिया अवगन्तुं प्रयते। खंडान्वय विधि में पद्य के विभिन्न खंडों को करके प्रत्येक खंड का भाव प्रश्नोत्तर विधि से अवगत कराया जाता है, बालकों से पूछा जाता है। तो ये है खंडान्वय दंडान्वय विधि। यानी कि दंडान्वय विधि में पद्य के अर्थबोध के लिए पद्य में जो प्रयुक्त पद हैं उनका निश्चय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि खंडों में दंडान्वय में विभिन्न जो पद हैं उसको क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और खंडान्वय में जो पद का खंड कर करके उसका भाव प्रश्नोत्तर विधि से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अनुवाद विधियों शिक्षके किम क्रियते। भाषा अनुवाद विधि में शिक्षक क्या करता है? तो भाषा का अनुवाद है ना, ऐसी विधि जिसमें भाषा का अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। भाषा अनुवाद विधौ शिक्षके प्रत्येकम शब्दस्य मातृभाषायाम अनुवादः क्रियते। भाषा अनुवाद विधि में शिक्षक प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद करता है ताकि बालक को समझ में आ जाए। तदंतरम संपूर्ण पद्य से अनुवादम प्रस्तुयते। उसके बाद क्या होता है? संपूर्ण पद्य का अनुवाद किया जाता है, यानी कि एक एक शब्द का, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताना। जैसे उद्यमेनि सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इसमें उद्यम का अर्थ बताना, जैसे मेहनत करना, काम करना। उद्यमेनि सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, बिना उद्यम के कार्य का मनोरथ पूरा नहीं हो सकता, उद्यम के बिना काम। ऐसे एक एक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद करना भाषा अनुवाद विधि। और इसी अनुवाद विधि से ज़्यादातर विद्यालय में आज भी यही प्रचलित है और यही पढ़ाई जाती है, भाषा अनुवाद विधि। 11वां था आगमन विधेय कस्य विषयम स्पष्टीकरणम भवते।
तो आगमन विधि में किस विषय का स्पष्टीकरण अच्छी तरीके से होता है? तो व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिक है प्रचलित उपयोगी विधि संति ही अस्ति ही। व्याकरण शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है इस आगमन निगमन विधि में। सब व्याकरण ज़्यादा, क्योंकि देखो निगमन विधेयक विवेचनम करणीयम, निगमन विधि में क्या होता है? नी फॉर नियम, नियम से उदाहरण की ओर, इसमें उदाहरण से नियम की ओर। इसमें तो होता है उदाहरण से नियम की ओर, और इसमें होता है नियम से उदाहरण की ओर। नी से याद रखो आप, नी फॉर नियम, नियम से फिर उदाहरण की ओर। विपरीत पूर्वम नियमस्य ज्ञानम भवति तदंतरम उदाहरणानि प्रस्तुयन्ते। पहले नियम बताया जाता है फिर उसका उदाहरण बताया जाता है। 13वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षणस्य के प्रमुखा कौशला सन्ति। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल, ये अपन ने हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े हैं, LSRW, ये चत्वारि कौशल है। चत्वार प्रमुख कौशला सन्ति ही। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा शिक्षणस्य चत्वार प्रमुख कौशला सन्ति। 4 प्रमुख कौशल हैं, श्रवणम, लिसनिंग, वदनम, स्पीकिंग, पठनम, रीडिंग, लेखनम, राइटिंग। ये 4 प्रमुख कौशल पाए जाते हैं। 4 प्रमुख कौशल होते हैं भाषा शिक्षण में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, और चाहे संस्कृत हो। 14वां प्रश्न, हर्बर्ट विधेय पंचपदानाम नामानि लिखता है। हर्बर्ट की पंचपदीय जो प्रणाली है उसका नाम लिखिए 5 पद के। यानी हर्बर्ट महोदय ने क्या बताया कि सबसे पहले किसी भी गद्य पद्य को हम पढ़ाते हैं तो प्रस्तावना व्यक्त करते हैं, प्रस्तावना बताते हैं, उसके बाद उसके विषयोपस्थानम, विषय का स्थापना करते हैं, उसके बाद उसकी किसी दूसरे विषय से तुलना करते हैं, और उसके बाद नियम का निर्धारण करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, और उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं। ये 5 पद नंबर वाइज याद करना, प्रस्तावना, विषयोपस्थानम, तुलना, नियम निर्धारणम और प्रयोग। ये 5 ही हर्बर्ट के पंचपद हैं, 5 पद हैं। ये 14 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस यूनिट में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छी तरीके से समझ लेना, और भी अन्य आपको याद रहे तो आप अपनी गाइड में देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये 14 प्रश्न आपके इस इकाई में इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।